हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस आउट हो गया था और वहाँ पे जो हम फ़िलहाल अभी आपको जो है इंडियन पॉलिटी की क्लासेस करा रहे थे, वो हमारी जो है रोक दी गई हैं क्लासेस, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन पॉलिटी हमारे जेकेपीएसआई के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आज से जो आपका टॉपिक है, फ्रॉम नाउ आपका हम जो है क्या करेंगे, हिस्ट्री शुरू कर देंगे। और हिस्ट्री हमारी जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी, मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है, चाहे आप एसएससी या आईएएस आईपीएस या जेकेएस कोई भी आप एग्ज़ाम अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑन आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस ली जाएंगी और आपका जो पहला टॉपिक होगा, जो आज का टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, वो आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने शुरू करना है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, पोर्तुगीज़ के बारे में हमने करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, हर चीज़ आपके लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके साथ और कौन सी क्लास जो है हम आपको सर्व करें। ठीक है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्या टॉपिक क्या है। ठीक है। टॉपिक क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया में पहले क्या होता था, जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आते थे वो क्या आते थे, सी रूट से आते थे। सॉरी, सी रूट से नहीं, सिल्क रूट से आते थे। ठीक है, सिल्क रूट से आते थे। और ये वही सिल्क रूट है जहाँ से आपको पता होगा एलेक्जेंडर। ठीक है, एलेक्जेंडर हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा, एलेक्जेंडर के बाद हमारे यहाँ पे बड़े ज़्यादा जो है यूरोपियंस आए हैं, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर हो गया। फिर उसके बाद जो है जितने भी ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आते थे, जैसे ह्यू सैंग हो गया, ये सब जो है कहाँ से आते थे, इसी सिल्क रूट से जो है हमारे इंडिया में आते थे। तो एक्चुअली क्या होता है, 15th सेंचुरी की मैं बात करूं अगर, ठीक है, 15th सेंचुरी में क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और उसके बाद ये जो सिल्क रूट था, ये पैसेजेबल नहीं रहा यूरोपियंस के लिए। ठीक है, जो पहले पैदल आते थे उनके लिए हमारे यहाँ पर आना ये पॉसिबल नहीं रहा, जिसकी वजह से अब क्या हो गया, हम लोगों को एक क्या था, ऑल्टरनेट सी रूट चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था हमें, एक ऑल्टरनेट सी रूट जो है चाहिए था, जो क्या करेगा, हमें इंडिया तक पहुंचाएगा और वो ज़्यादा जल्दी पहुंचाएगा। और इससे क्या होगा, सी से हम क्या आएंगे, जब आएंगे शिप्स में आएंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है अपने साथ, अपनी कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जहाँ पर भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान को लेके जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, पोर्तुगीज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पे आता है प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल। ठीक है। ये वो पर्सनैलिटी हैं, ये आपको मैं नाम बता दूं, ये प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल ही था जिसने इनकरेज किया था कि आप सी वॉयेजिस क्या करिए, शुरू कीजिए, जिससे आप नए नए सी रूट्स खोजिए इंडिया के लिए। ठीक है, तभी इनको नाम क्या दिया गया, हेनरी द नेविगेटर का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया इनको, हेनरी द नेविगेटर का नाम दिया गया। एक्चुअली क्या होता है, जब सिल्क रूट पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर जो है कोलैप्स हो जाता है, और तुर्किश लोगों का जो है जब सिल्क रूट के ऊपर क्या हो जाता है, इम्पैक्ट बढ़ जाता है, तब प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं, अपने जितने भी नेविगेटर्स थे या जितने सी वॉयजर्स थे, उनको कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट सी रूट खोजने चाहिए इंडिया में जाने के लिए। ठीक है, तभी इनका नाम जो है दिया गया है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है। और इन्होंने ही एक जो है कंसेप्ट दिया हुआ है, एज ऑफ डिस्कवरी। अब ये एज ऑफ डिस्कवरी क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये वही एज ऑफ डिस्कवरी है जिसने क्या किया है, अमेरिका को डिस्कवर करवाया। ठीक है, अमेरिका को डिस्कवर कराया। और आपको पता है जो है, और अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, ये किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ही वॉज फ्रॉम स्पेन। एक्चुअली पोर्चुगल और स्पेन जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो जब प्रिंस हेनरी ने सबको जो है इनकरेज किया, तो जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये भी हमारे इंडिया के रास्ते के लिए निकल गए। ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं भाई, इंडिया के बिना कोई भी चारा नहीं था इन लोगों का कि इंडिया के बिना ये सरवाइव कर पाए, क्योंकि देखिए इंडिया इतना बड़ा लैंड है, हर चीज़ का प्रोड्यूसर इंडिया। क्या आज के टाइम पे, क्या उस समय, दुनिया की कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, इंडिया या तो उसका क्या होगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा, या क्या होगा, लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। ठीक है, चाहे चाइना हमसे पॉपुलस है या नहीं है, पर चाइना की सबसे बड़ी मार्केट क्या है, इंडिया है। या बाकी कंट्रीज, अगर अमेरिका की बात की जाए, आप यूरोप की अगर बात कर लीजिए, हम इंडिया से ही क्या करते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा जो है लैंड है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी जो है हमारे इंडिया का वही सी रूट जो है खोजने के लिए घर से निकला था, पर वो हमारे इंडिया की तरफ आ नहीं पाया क्योंकि पहले किसी ने सी रूट खोजा ही नहीं हुआ था। तो फिर वो वहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया अमेरिका में। ठीक है, अब एक और चीज़, इससे पहले क्या होता है 1488 में, ये जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप, ये भी आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। वास्को सॉरी क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले एक जो है एक और पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने क्या किया हुआ था, केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी कर ली हुई थी। ठीक है, इट वाज अ साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। अभी जो मैंने आपको नाम बताना है ना, वास्को डिगामा, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन से रास्ते से हमारे इंडिया में आए थे, वो कहाँ से आए थे, इसी केप ऑफ गुड होप से आए थे। और ये केप ऑफ गुड होप कब डिस्कवर हुआ था, 1488 में, किसके द्वारा, बार्थोलोमियो डियास के द्वारा। ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बार्थोलोमियो डियास भी जो है हमारे इंडिया के लिए आया था, पर वो इंडिया में नहीं पहुंच पाया, पर उसने किसकी डिस्कवरी कर दी, केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, अब देखिए ये जो वास्को डिगामा में यहाँ पर नाम आता है ना 1498 में, एक्चुअली क्या होता है, देखिए वास्को डिगामा को पता था कि मैं अमेरिका की तरफ नहीं जा सकता, वो एरिया उन्होंने पहले ही क्या कर दिया हुआ है, क्लेम कर दिया हुआ है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा क्या पता वॉर वगैरह हो और वो मेरे को मार दें। ठीक है, तभी उसको उसके दिमाग में आया यार चलो केप ऑफ गुड होप तक तो जाऊँ, इतना तो मेरे को रास्ता आता ना, आगे किस्मत होगी तो क्या पता पहुँच जाऊँ इंडिया, नहीं तो कोई नया अगर लैंड मिलेगा हम उसको क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो वास्को डी गामा क्या करता है, हमारे इंडिया के रास्ते के लिए आता है, केप ऑफ गुड होप में जो है वो पहुंचता है। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी। एक्चुअली क्या होता है, जब वो केप ऑफ गुड होप में साउथ अफ्रीका के आगे पीछे कहीं पे पहुंचता है ना, तब उस दिन क्या होता है, उसको वहाँ पे एक इंडियन या एक गुजराती पायलट या आप कह सकते हैं शिप चलाने वाला मिल जाता है, जिसका क्या नाम था, अब्दुल माजिद। ठीक है, क्या होता है, वो एक तरह का ऐसे ही जुआ खेलने के लिए निकला था घर से। इसने बोला चांस है, मतलब अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उस दिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको क्या होता है, अब्दुल माजिद एक जो गुजराती पायलट था, और ये हम इंडियंस जो होते हैं दूर से हमें पता चल जाता है कि ये इंडियन ही है। तो क्या होता है, वास्को डिगामा उसके पीछे क्या करता है, अपनी शिप को लगाता है, और फाइनली फिर वास्को डिगामा हिस्ट्री में क्या बनता है, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा किन्होंने सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर किया था, इट वॉज वास्को डिगामा। और इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1498 में। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे डेट पूछी जाए कौन सी वो डेट थी जब वास्को डिगामा इंडिया में आया था, वो थी 20 मई 1498। ठीक है, 1498 में ये डिस्कवर हुआ था। 1488 में यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है, इस समय क्या हुआ था, केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया गया था, और इसी के रास्ते से जो है वो यहाँ पर आया था। तभी हमारी हिस्ट्री में फिर से एक नाम ऐड हो जाता है कि जो वास्को डिगामा था वो कौन से रास्ते से आया था, ही केम टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और ये किसके पीछे इन्होंने अपनी शिप लगाई थी, अब्दुल माजिद हु वॉज ए गुजराती पायलट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये डेट आपने याद रखनी है, कौन सी डेट को हमारे इंडिया में वास्को डी गामा आया था, 20 मई 1498 में। अब देखिए आपको मैं बता दूं कौन सा ये था केप ऑफ गुड होप, यही वो रास्ता है जहां से वास्को डी गामा हमारे इंडिया की तरफ आया था। देखिए ये आ गया पोर्चुगल। ठीक है, ये इसके साथ आता है स्पेन। ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला नीचे की तरफ, यहाँ से चलता हुआ उसके दिमाग में आया कि अगर मैं यहाँ से इस तरफ चला गया, ठीक है, अगर मैं इस तरफ चला गया तो इस तरफ क्या आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा अमेरिका। तो मैं यहाँ पर तो जा नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर मैं जा नहीं सकता, तो चलो मैं केप ऑफ गुड होप तक चलते चलते जो है यहाँ पर तो आऊँ मैं। ठीक है, जब वो यहाँ पर पहुँचा कहीं पे, इस जगह इसको जो है क्या मिला था, अब्दुल माजिद मिला। ठीक है, कौन मिला, अब्दुल माजिद मिला। यही अब्दुल माजिद की शिप के पीछे पीछे जो है फिर फाइनली ये हमारे इंडिया के कैलिकट इलाके में पहुंचा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए वास्को डिगामा के बारे में सबसे पहले तो एक चीज़ आती है कि वो कौन सी डेट को हमारे इंडिया में आए थे। ही रीच्ड इंडिया ऑन 20 मई 1498। ये चीज़ें आप साथ साथ नोट करते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके लिए। ठीक है, 20 मई 1498 को जो है वो हमारे इंडिया में पहुंचता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पर आया था। ही लैंडेड एट कैलिकट। ठीक है, कहाँ पे लैंड हुए थे, ही लैंडेड एट कैलिकट, जो क्या है मॉडर्न नेम उसका आता है कोझिकोडे, जो कहाँ पर है, केरला में, 1498 के 20 मई को।
अब यहाँ से आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड इंडिया हु वेलकम्ड हिम, ही वॉज वेलकम बाय जमोरिन। ठीक है, जमोरिन का दूसरा नाम आता है समुद्री राजा, द किंग ऑफ कैलिकट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और कभी कभी वहाँ पर हमारी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द हिंदू किंग। ठीक है, हु वॉज द हिंदू किंग हु वेलकम्ड वास्को डिगामा इन द कैलिकट, और वो कौन से थे? जमोरिन। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1498 में वो आया। 1498 में उसने जो है ख़रीदारी वगैरह की, जो जो सामान लेना था उसने लेके चला गया। अब एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, जब वास्को डिगामा इंडिया से गया था ना, ऐसा कहा जाता है उसको अराउंड 60 टाइम्स जो है क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। और वो उस समय टनों के हिसाब से सामान लेके गए थे, तो उस समय सोच लो उन्होंने लाखों रुपए में जो है क्या की थी? कमाई की थी। अब एक बार अगर उसने जो है इतना ज़्यादा पैसा कमाया था, तो वो ऐसा काम तो करेगा ना जिससे वो पूरी उम्र इंडिया से ही जो है कमाई खाता रहे। तभी क्या होता है, 1501 में वास्को डिगामा इंडिया में वापस फिर से आता है। ठीक है, और 1501 में जब वो वापस इंडिया में आता है, इस टाइम उसका मकसद था कि आपने क्या करना है, इंडिया में एक पोर्तुगीज़ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, क्या करना है, एक इंडिया में हमने एक फैक्ट्री जो है क्या करनी है? इस्टेब्लिश करनी है। ये फैक्ट्री वर काइंड ऑफ द वेयर हाउसेस, ये भी मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट्रीज क्या थे? वेयर हाउसेस थे, जिनका काम क्या था, जितने भी इन्होंने इंडिया से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उनको क्या करना है? एक जगह स्टोर करना। ठीक है, यहाँ से अब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। अगर आपसे पूछा जाए पोर्तुगीज़ ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री हमारे इंडिया में कहाँ पे लगाई थी, और वो उन्होंने लगाई थी कहाँ पे? कैलिकट में। कौन सा साल आता है? 1503। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए आपको कैसे याद रहेगा। जब वास्को डिगामा हमारे इंडिया में आया था, जमोरिन ने उसका वेलकम किया, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ था? जमोरिन ने उसका वेलकम किया था। ठीक है, और वास्को डिगामा आया कहाँ? पता है, कैलिकट में ही आया था ना। यहीं से आपको याद रहेगा कि इनकी सबसे पहली जो फैक्ट्री है ये भी कहाँ पर लगी थी? कैलिकट में। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको याद होगी, बड़ी बेसिक चीज़ थी। पहले बार इंडिया में कहाँ पर आया था? सी रूट को डिस्कवर करके कैलिकट में, और पहली फैक्ट्री भी इन्होंने कहाँ पर लगाई? कैलिकट में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इतनी देर में क्या होता है, जो वास्को डिगामा था या पोर्तुगीज़ था, इनका रिलेशंस जो है जमोरिन के साथ थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए। पर फिर भी वास्को डिगामा ने ही जो है सेकंड फैक्ट्री भी इनकी लगा ली, कहाँ पे? कैनोर में, जो कहाँ पर है? केरला में, जिसको आज के टाइम पे कन्नूर कहा जाता है। ये कहाँ पे लगाई इन्होंने? 1505 में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री कब लगी थी इनकी? 1503 में, और ये कहाँ पर थी? कैलिकट में। ठीक है, कैलिकट में। और सेकंड फैक्ट्री जो थी इनकी, ठीक है, जो इनकी सेकंड फैक्ट्री थी वो थी 1505 में, और ये कहाँ पर थी? कैनोर, या आप इसको कन्नूर भी कह सकते हैं। किसी भी तरह से आपसे जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे जितने भी मैंने इसमें फैक्ट्स डाले हुए हैं ना पोर्तुगीज़ के बारे में, ये सब आपके लिए ज़रूरी है, और ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर क्या करें, एट द एंड आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पेड्रो एल्वरिस कैब्राल। इसके बारे में आपने बस एक ही चीज़ याद रखनी है, ही वॉज द सेकंड पोर्तुगीज आफ्टर वास्को डिगामा टू रीच इंडिया इन सितंबर 1500। आप ये करें नहीं करें मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा काम था आपको बताना, पर आपने जो है पहला पर्सन तो याद रखना ही रखना, वो आएंगे वास्को डिगामा। तो चलिए, पेड्रो एल्विस कैब्राल आप नहीं याद कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, क्या पता एग्जाम में पूछा बन जाए। पर ये जो हम अगली पर्सनैलिटी करने लगे ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों। क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ही इज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़, ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया। एक्चुअली पता क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो मैंने नाम बताया ना आपको, पेड्रो एल्वरिस कैब्राल, जब ये इंडिया से वापस गया था ना, तब इसने पोर्चुगल में एक न्यूज़ बताई कि यार हमारे इंडिया में क्या हो रहे हैं, बाकी जितने भी राजा आते हैं, जैसे जमोरिन हो गए या इनके नेबरिंग स्टेट्स जितनी भी हैं, इनके जो राजा हैं ना, इनके साथ हमारे थोड़े रिलेशनशिप क्या हो रहे हैं, थोड़े सोअर हो रहे हैं, मतलब कि थोड़े ख़राब हो रहे हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ की जो आर्मी है, हमारी जो पोर्तुगीज़ आर्मी है, ये भी वहाँ पर जो है अनकंट्रोल्ड है, कोई भी इनके ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्निंग ऑफिसर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक वहाँ पर ना गवर्नर्स का कंसेप्ट शुरू करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, या वो हमारे क्या होंगे, एक क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे, हमारे जितने ऑफिसर्स आएंगे। और इन द एंड वो साथ में क्या करते रहेंगे, अपने डिप्लोमेसी के जो है दम पे हमारी इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको भी क्या करते जाएंगे, जीतते जाएंगे। और तभी ये फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर इंडिया के कौन बन के आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो 3-4 हमने गवर्नर्स करने हैं ना अभी पोर्तुगीज़, ये आपके लिए सब ज़रूरी हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये 1505 में ये क्या बनता है, गवर्नर बनता है। और एक और चीज़ इसने क्या किया था, बनते ही कोचीन को क्या कर दिया, हेड क्वार्टर्स बना दिया पोर्तुगीज़ का। ही मेड कोचीन एज द हेड क्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज़। और किस साल बनाया था इसने, ये 1505 में ही बनाया था। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे पोर्तुगीज़ कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा ना, हमारे इंडिया में पोर्तुगीज़ की जो है कैपिटल क्या थी, वो क्या आएगी, वो आएगी गोवा, ठीक है, वो क्या आएगी, गोवा, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोवा से पहले जो है कौन सी कैपिटल थी हमारे इंडिया में, वो कौन सी आएगी, कोचीन आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, कोचीन आएगी। और वो किसने बनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। खाली इसके बारे में आपने ये चीज़ याद नहीं रखनी है कि ये इसने क्या किया था, मतलब इसने कोचीन को हेडक्वार्टर्स बनाया था। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ आएगी वो आपकी आती है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी जो है किसने लाई है, हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लाई है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द गवर्नर ही वांटेड टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन। फॉर दिस पर्पस ही अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब एक्चुअली ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ है ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये हमारा आ गया साउदर्न इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है क्या आता है, अरेबियन सी आता है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी, ये आ गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल। और ये आ गया आपका इंडियन ओशन, ठीक है, ये आ गया आपका इंडियन ओशन। 3 जगह, यहाँ से भी कोई आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से भी कोई आ सकता है। इसने बोला कि देखो यार, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये कहता था, देखिए हम इंडिया में आए हुए हैं ना, ठीक है, हम इंडिया में आए हैं तो हमारे पीछे पीछे बाकी कंट्रीज भी आएंगी, ठीक है, हमारे पीछे पीछे जो है बाकी कंट्रीज भी आएंगी। हम कितनों को ही रोक लेंगे, अगर तो वो रास्ते में आ गए, मतलब अगर वो हमारे इंडिया में लैंड हो गए, हमें उनके साथ लड़ना पड़ेगा। और क्या पता हर बार हम नहीं जीते, कभी ना कभी तो हम हारेंगे ना। तभी इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, जितने हमारे ओशनिक एरियाज थे, जैसे इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इन सब एरियाज के ऊपर इसने क्या करना था, एक तरह की नेवी इंस्टॉल करनी थी, ठीक है, एक तरह की क्या करनी थी, नेवी इंस्टॉल करनी थी। और ये नेवी फिर क्या करेगी, किसी भी बाहर की कंट्रीज़ को, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, या आप आयरलैंड कह लो, कोई भी आप कंट्री कह लो, ये हमारे इंडिया में जो है एंटर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे, यही चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए सी में पावरफुल होने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारे देश में जो अरब इन्वेजन्स होते हैं, या और कोई राइवल कंपनीज आती हैं, यूरोपियन कंपनीज आती हैं, उनको हम जो है पहले ही रोक देंगे, ठीक है। अब आता है अल्मेडा के अंडर जो है बैटल्स लड़ी गई जो है, ठीक है, जो अल्मेडा के अंदर जो बैटल्स लड़ी गई है, पहले आती है बैटल ऑफ चोल। और इसमें क्या होता है, पहले पोर्तुगीज जो है हारते हैं। पोर्तुगीज वर डिफीटेड बाय द रूलर्स ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात, ठीक है, पहली चीज़ ये आती है बैटल ऑफ चोल जो है, जिसमें पोर्तुगीज हारते हैं। दूसरी आती है बैटल ऑफ दीव, इसमें पोर्तुगीज जो है जीत जाते हैं। द पोर्तुगीज वॉन अगेंस्ट द अलायंस ऑफ रूलर्स ऑफ इजिप्ट, गुजरात एंड जमोरिन ऑफ कैलिकट, ठीक है। चलिए, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप रहने दीजिए ये। अब देखिए इसके आगे क्या आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का दौर जो है ख़त्म होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, ठीक है, क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। फिर उसके बाद आपने क्या रखना है याद इसका, ही इज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर, ठीक है, क्या है ये, ही इज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर। दूसरी चीज़ ये आ गई। और तीसरा आपने याद रखना है कि इसने क्या किया था, कोचीन को क्या किया था, हेडक्वार्टर्स बनाया था। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा जो आता है हमारा, ठीक है, दूसरा जो अब हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो गवर्नर आएगा, उसका नाम आएगा अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। मुझे प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करना, मुझसे ये मतलब अल्बर्क्यू ही जो है प्रोनाउंस होता है।
चलिए अब आगे। अब इसके बारे में आपने सबसे ज़रूरी जो चीज़ याद रखनी है, ही इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। चाहे पहला जो है हमारा गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, उसने चाहे ब्लू वाटर पॉलिसी लाई होगी, पर सही जो पोर्तुगीज़ की यहाँ पर इंडिया में पावर जो है स्ट्रांग करने वाला जो पर्सन था वो कौन था, अल्फोंसो डी अल्बर्कियो था। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है। इसने अल्मेडा को 1509 में सक्सीड किया। अब एक और चीज़, इसके अंडर जो है पोर्तुगीज ने अपनी नेवी इस्टेब्लिश कर दी थी। कहाँ कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका, रेड सी वगैरह, ये सारा आ गया। पर इसके बारे में जो आपने सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है वो करना है कार्टर सिस्टम। देखिए कार्टर सिस्टम जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के बाद लाया गया था अल्फोंसो डी अल्बर्कियो के बाद। ठीक है, एक्चुअली क्या था, देखिए जैसे अल्फोंसो डी अल्बर्कियो है ना, ये एक चीज़ मान गया था कि यार हम ना ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार हम किसी कंट्री को रोक पाएंगे। ठीक है, या हम सिंगल कंट्री को रोक पाएंगे। अगर सपोज करो 10 कंट्री से एक साथ इंडिया में आ गई, हम कितनों से लड़ेंगे, और हमारी पॉपुलेशन भी यहाँ पर कम है। ठीक है, क्या पता यहाँ पे इंडियंस भी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसने फिर बोला कि हमें क्या करना चाहिए, कार्टर्स सिस्टम भी जो है इंडिया में लाना चाहिए। कार्टर्स सिस्टम क्या हो गया, एक तरह का हो गया लाइसेंस। ठीक है, ये आ गया लाइसेंस सिस्टम। लाइसेंस सिस्टम, या मैं आपको बताऊं इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूं। देखिए इसने बोला यार देखो, जैसे सपोज करो इंग्लैंड से आई 50 शिप्स। ठीक है, 50 शिप्स आई, हम क्या करते हैं उनको ना परमिशन देते हैं इंडिया में काम करने की। ठीक है, पहले तो वो जब हमारे इंडिया के अंदर एंटर होंगे, हम उनसे क्या लेंगे, हर एक शिप से एक या दो या तीन या चार जितने भी सिक्के सोने के बनते हैं हम लेंगे। जैसे सपोज करो एक शिप से हमने 10 सिक्के लिए इंडिया के अंदर एंटर होने के लिए, तो 50 × 10 कितना हो गया, 500 सोने के सिक्के जब वो शिप्स एंटर हुई तब आ गए। अब जब वो वापिस जाएंगी तब भी हम उनसे क्या करेंगे, पहले हमने लिए 10 सिक्के, अब हम लेंगे 20 सिक्के, क्योंकि आपने हमारे अंडर जो एरिया से उससे क्या लिया, इतना बड़ा आपने सामान लेके गए। अब हम आपसे क्या करेंगे, 20 सिक्के लेंगे वापस जाने के, जिसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। अब क्या हो गया, 1000 सिक्के ऐसे आ गए। तो इंग्लैंड से ही उन्होंने एक दिन में क्या कर दिया, 1500 सोने के सिक्के जो है कमा लिए। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता था, कार्टे सिस्टम, जिसमें क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब इंडिया के अंदर आने के लिए भी उन्होंने टैक्स देना है, और इंडिया से जो है बाहर जाने का भी इन्होंने क्या करना है, टैक्स देना है, जिसको हम एक तरह का कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं इसको टोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू की। अब एक और चीज़, जब ये इंडिया में आया ना, जितने हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज सोल्जर्स थे, इसने उनको एनकरेज किया कि आप इंडिया को जो है अपने घर की तरह देखो, और आप इंडियन वुमेंस के साथ क्या करो, शादी करो। ठीक है, आप इंडियन वुमेंस के साथ शादी करो, इंडिया को घर की तरफ देखो। और एक और चीज़ अब आता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, गोवा। ठीक है, गोवा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ठीक है, गोवा के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, 4 ईयर्स आपने याद रखने हैं। पहले आता है 1510, 1530, ठीक है, 1961 और 1987। ये जो 2 ईयर्स हैं, ये 2 ईयर्स आते हैं आपके पॉलिटी के रिलेटेड, और ये जो 2 ईयर्स हैं ये आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए पोर्तुगीज ने गोवा कब जीता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद यहाँ पे कहीं पे लिखा भी था, ये था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी था कि पोर्तुगीज की इंडिया में कैपिटल क्या थी, वो थी गोवा, कोचिन से पहले। ठीक है, सॉरी कोचिन के बाद। और अब यहाँ पे ये भी तो हमने करना ना कि गोवा कब जीता गया होगा। तो गोवा इन्होंने जो है पोर्तुगीज ने जीता था कब, 1510 में। ठीक है, और 1530 में जो है गोवा क्या बना था, कैपिटल बना था। और ये किसने किया था, कैपिटल बनाया था, ये अभी हमने करना है। ठीक है, गोवा इसने जीत लिया 1510 में। फिर गोवा जो है क्या बना, पहली इंडियन टेरिटरी बना जो पोर्तुगीज ने हमारे इंडिया में क्या की, जीती। ठीक है, चलिए अब आगे। और एक और चीज़, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है, क्या करना आपने याद, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू इस्टेब्लिश, सॉरी, टू एबॉलिश सती प्रथा इन हिज टेरिटरी। अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू ने अपने एरियाज में जो है सती प्रथा जो है बंद करा दी थी। अब एक और चीज़, इसने भटकाल जो कर्नाटक में आता था, कृष्णदेवराय से भी जीता था कब, 1510 में। जिस साल में इसने गोवा जीता था ना, उसी साल इसने 1510 में भटकाल भी जो है कर्नाटका में राजा कृष्णदेवराय से जीता था, जो विजयनगर किंगडम का जो था उस समय पार्ट था। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आते हैं हमारे थर्ड गवर्नर, ठीक है, थर्ड गवर्नर आते हैं। अब एक और चीज़, गोवा के बारे में आपको बताया ना 1510 में जीता गया था, 1530 में जो है क्या बन गया था, गोवा बन गया था कैपिटल, ठीक है। 1530 में क्या हुआ था, गोवा कैपिटल बन गया था, और यही आएगा। क्यूना बिकेम द गवर्नर इन 1529, निनो डी क्यूना जो हमने करना है। इन्होंने पोर्तुगीज हेडक्वार्टर्स को जो है कोचीन से ट्रांसफॉर्म कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, 1530 में गोवा में। अब एक और चीज़, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, ही इज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइट अगेंस्ट मुगल एम्परर, ठीक है। ही इज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइट अगेंस्ट ए मुगल एम्परर, और वो मुगल एम्परर कौन से थे, वो थे हुमायूं। अब एक्चुअली होता है क्या, बताता हूं। सुल्तान बहादुर शाह थे किधर के, सुल्तान गुजरात के। इसने क्या किया था, इसने एक्चुअली नीनो डी कूना से रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या कीजिए, 1530 जो 34 में मेरी फाइट होने वाली है मुगल एम्परर हुमायूं के खिलाफ, आप मेरी क्या कीजिए, मदद कीजिए। नीनो डी कूना ने जो है इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, और इसने फिर क्या किया था, सुल्तान बहादुर शाह ने आइलैंड ऑफ बसीन जो है पोर्तुगीज को क्या कर दिया था, गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसने एक और चीज़, हमारे इंडिया में नीनो डी कूना के अंडर तक जो है पोर्तुगीज ने इतना ज़्यादा एरियाज जो है कैप्चर कर लिए हुए थे, फिर इसने इंडिया का नाम जो है चेंज ही कर दिया, स्टाडो डी इंडिया। ये चीज़ याद रखना, हमारे इंडिया का नाम जो है चेंज करके स्टाडो द इंडिया नीनो डी कूना ने ही चेंज किया था, जिसका मतलब होता है पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे। अब एक और चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट आती है 1542 का, ये मैं आपको बता दूं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है हमारा पोर्तुगीज को लेकर। 1542 में क्या होता है, जब हमारे इंडिया के पोर्तुगीज गवर्नर कौन थे, मार्टिन डी सूजा, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है, सेंट जेवियर हमारे इंडिया में आते हैं, ठीक है। मार्टिन डी सूजा कौन थे, गवर्नर थे, और इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है, सेंट जेवियर हमारे इंडिया में आता है। और एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए क्रिश्चियनिटी, ठीक है, अगर हमारे देश में पूछा जाए क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई है, ये आई है पोर्चुगल से, ठीक है। कहाँ से आई है, पोर्चुगल से, और ये किसने लाई है, सेंट जेवियर ने, ये भी याद रखना। ये हमारे इंडिया में आया, और उसने फिर क्या किया, परवार और मुकुवार, ठीक है। पहले सेंट जेवियर ने क्या किया, परवार और मुकरवाल जो दो फिशरमैन कम्युनिटी आती है, एक फिशरमैन कम्युनिटी जो परवार थी, ये कहाँ की थी, करमंडल कोस्ट की थी, ठीक है। ये परवार कम्युनिटी कहाँ से थी, ये थी कोरमंडल कोस्ट से। और ये जो हमारी दूसरी मुकवार जो है, ये फिशरमैन कम्युनिटी कहाँ से थी, ये थी मालाबार कोस्ट से। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आ गया हमारा साउदर्न इंडिया। ये वाला जो हमारा कोस्टल एरिया, इसको मालाबार कहा जाता है, और ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं कोस्टल एरिया, इसको क्या कहा जाता है, कोरमंडल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ के जो दो मछुआरा कम्युनिटी आती है, परवार और मुकरवार, इन दोनों को जो है इसने क्रिश्चियनिटी में क्या किया था, कन्वर्ट कराया था। और आपको पता भी है, गरीब लोगों को सबसे पहले जो है टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 1559 में पोर्तुगीज क्या करते हैं, दमन को जीतते हैं, और ये सूरत जो है ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं, कब, 1612 में, कब, बैटल ऑफ वैली में। और एक और चीज़, जैसा आपको मैंने बताया था गोवा पोर्तुगीज का था, उसी तरह दादर और नागर हवेली भी जो है पोर्तुगीज के अंडर थे। 1954 में हमने जो है इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, हमने इसको आज़ाद कराया फाइनली। दादर और नागर हवेली हमने फिर क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। डच ने सारी पोर्तुगीज सेटलमेंट जो है क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट में इनको एक्वायर इनसे जीती थी, कब, 1663 में। अब लास्ट जो है हमारा टॉपिक आता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है टोबैको पोटैटो की कल्टीवेशन हमारे इंडिया में इन्होंने लाई है। वैसे तो मैं ये मानता नहीं हूँ, पर क्या करें, हमारी हिस्ट्री अगर हमें ऐसा पढ़ा रही है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की है खाने पीने वाली, टोबैको, पोटैटो, पाइनएप्पल, चिलीज, टोमेटो, ठीक है। और उन्होंने और कौन कौन से क्रॉप्स लाए हैं, कैश्यूस, काजू जिसको कहा जाता है, नट्स, और उसके साथ साथ बेटर वेराइटीज़ ऑफ कोकोनट। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। अब आगे एक और चीज़, हमारे इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ पे लाई गई थी, गोवा में, 1556 में। और ये किन के द्वारा किया गया था, पोर्तुगीज के द्वारा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे पहला जो हमारा साइंटिफिक वर्क हुआ है इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, वो किन्होंने किया है, पोर्तुगीज ने,
ठीक है। जैसे हमारा जो आयुर्वेदा था या होम्योपैथी जिसको कहा जाता है, इसको एलोपैथी में ट्रांसफॉर्म करने वाले कौन थे? पोर्तुगीज थे। अब एक और चीज़, पोर्तुगीज के आने से हमारे इंडिया में यूरोपियन नेवल पावर आना शुरू होगी। देखिए एक और चीज़, जब तक वास्को डिगामा नहीं इंडिया में आया था, तब तक किसी को भी दुनिया में ये नहीं पता था कि इंडिया में जाने का रास्ता कौन सा है। ठीक है, कौन सा सी रूट है या कौन सा ऐसा रूट है जहाँ से हम इंडिया में जा सकते हैं। पर जब पोर्तुगीज इंडिया में आए तो उसके बाद सारे आना जो है शुरू हो गए। तभी तो यहाँ पर जो है क्या हुआ था, पहले ब्लू वाटर पॉलिसी आई। ठीक है, पहले क्या हुआ, यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी आई, और ब्लू वाटर पॉलिसी के बाद क्या आया हमारे देश में, फिर आता है हमारा कार्टर सिस्टम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है फिर पोर्तुगीज़ के आने के बाद ही आई। तो यहाँ से आपका जो है पोर्तुगीज़ का पूरी तरह से ख़त्म होता है, और ये आ गया इनका टाइमलाइन। 1498 में क्या होता है, वास्को डिगामा इंडिया में आता है। मैं फिर से यहाँ पे डेट लिख दूँ, वो आती है 20 मई 1498। ठीक है।